हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा कर ली थी हमारे फेफड़ों के बारे में, अर्थात हमारे लंग्स के बारे में। हमने लंग्स के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था कि हमारे लंग्स दो प्रकार होते हैं, ठीक है। राइट लंग यानी कि बायां भाग, दायां भाग, और जो लेफ्ट लंग है वो हमारा बायां भाग है, ठीक। और हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली जो दोनों का भार था, आयतन था, वो कैसा था, अलग अलग था, ठीक है ना। एक 575 ग्राम का था हमारा जो बायां भाग था, ठीक, और जो हमारा दायां भाग है वो 625 ग्राम का, ठीक। ये हमने देखा था, इतना ही भाग था। राइट भाग जो था वो क्या था, 3 लोब में डिवाइड था, ठीक। और जो लेफ्ट भाग था यानी कि बायां भाग था वो 2 लोब के अंदर डिवाइड था। वो हमने एक संरचना के माध्यम से समझ लिया था, ठीक। हमने कहा था कि जो मनुष्य के लंग्स यानी कि स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, उनके जो लंग्स होते हैं वो सकल लंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें किस तरह की कोई मांसपेशियां तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि खुद का आयतन घटा और बढ़ा नहीं सकते। ये पूरी तरह से किस पर निर्भर होते हैं, ये पूरी तरह से जो है हमारी पसलियों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। क्योंकि पसलियों से क्या रहते हैं, ये अटैच रहते हैं, है ना, मसल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें खुद में क्या है, कोई ऐसा मस्कुलर संरचना इसमें नहीं होती है, कोई मांसपेशियां नहीं होती है, ठीक है। ये कैसा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक बैग रूपी या थैलेनुमा संरचना है, ठीक। अब ये कैसे है, इसी वजह से क्या है, बैग लाइक है, तो इसलिए हमने क्या बोला, इनको सकल लंग्स बोला था। क्या करते हैं, चूषक की तरह कार्य करते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम आज के टॉपिक में हम जो बात करेंगे, हम आज की कक्षा में जो हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा वक्षीय गुहा का के बारे में, ठीक है, डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम क्या होता है, और साथ ही हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो संवादन की क्रिया विधि होती है उसके बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, हम बात करेंगे यहां पर थोरेसिक कैच की। किसकी बात करेंगे, थोरेसिक केज, ठीक है। और इस थोरेसिक केज को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम वक्षीय गुहा के नाम से भी जानते हैं। वक्षीय गुहा, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब देखिए वक्षीय गुहा से क्या मतलब है, यानी कि हम हमारे थोरेसिक केज की बात कर रहे हैं, ठीक। थोरेसिक केज वाला कौन सा रीजन है, जो हमारा चेस्ट वाला है, चेस्ट से लेके पूरा जो पीछे तक का ये जो रिब्स हैं, ये पसलियां हैं, जो पीछे किससे जुड़ी हुई है, हमारी वर्टिबल कॉलम यानी कि हमारे कशेरुक दंड से जुड़ी हुई है। तो इस पूरे को हमने क्या बोला, वक्षीय गुहा बोला, ठीक। अब देखिए, जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पेट है यानी कि जो हमारा उदर का भाग है, इससे ऊपर का भाग हमारा क्या है, हमारी बॉडी हम कहते हैं कि 2 भागों में विभाजित है, ठीक। जो हम सामने वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इस वाले भाग की, ठीक है। तो ये 2 भागों में विभाजित है। डायफ्राम से नीचे वाला भाग जो होगा वो कौन सा भाग है, हमारा उदर भाग, ठीक है। और डायफ्राम से जो ऊपर का भाग है वो हमारा कैसा भाग है, वो हमारा वक्ष भाग है या वक्षीय भाग है, ठीक है। तो हम यहां किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी जो थोरेसिक कैच है यानी कि वक्षीय गुहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक। आई बात समझ में। तो हमारी बॉडी क्या है, एक तरह से हम कहते हैं कि 2 भागों में विभाजित है, ठीक। तो इस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वक्षीय गुहा की। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अग्र सतह के बारे में, ठीक। अग्र सतह, अब ये जो अग्र सतह है यानी कि आगे की, यहां पर क्या है, देखिए आप देखेंगे तो आपके गर्दन के यहां पर इस तरफ, ये यहां पे, ये देखिए जहां मेरा हाथ है, यहां देखिए, आप टच करके देखिएगा, खुद फील कीजिए। मैंने कहा था आपसे कि आपको खुद फील करना है। ये क्या है, ये आपकी क्लेविकल बोन है। क्या है, क्लेविकल बोन ऊपर की तरफ है। तो यहां पे क्या होता है, अग्र सतह पर हमारी ग्रीवा है, गर्दन है, तो इससे हम क्या लिखेंगे यहां पे, ये क्लेविकल या ग्रीवा, ठीक है। चलिए अगली है, हम बात करें किसकी,
ये जो आगे की सतह है ये तो क्या हो गई, क्लेविकल या ग्रीवा हो गई। ठीक, अब अगर हम बात करें किसकी, पश्च सतह की, तो पश्च सतह क्या है, ठीक है, पश्च सतह हो गए हमारे डायफ्राम वाली जगह, जहां पर क्या है, हमारा डायफ्राम उपस्थित है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, पश्च सतह। यहां पर क्या उपस्थित है, हमारा डायफ्राम उपस्थित है। ठीक है, डायफ्राम को हिंदी में भी डायफ्राम कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे डायफ्राम ही कहते हैं। चलिए अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे पृष्ठ सतह की। किसकी, पृष्ठ सतह। ठीक है, अब पृष्ठ सतह कौन सी हो गई, जो हमारे पीछे की सतह है। ठीक है, ये जो पीछे वाला भाग है ये क्या है, हमारी पृष्ठ सतह कहलाती है। तो पृष्ठ सतह में क्या उपस्थित है, वर्टिबल कॉलम है, जिसे हमने क्या बोला, कशेरुक दंड बोला। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, पीछे क्या है, हमारी कशेरुक दंड है। ठीक है, और इनसे क्या जुड़ी हुई है, हमारी रिप्स, हमारी पसलियां जुड़ी हुई हैं। तो कशेरुक दंड व हम क्या लिख देंगे यहां पर, पसलियां। ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, अगली हम चर्चा करेंगे हमारे अधर सतह की। अधर सतह। ठीक है, अब अधर सतह कौन सी हो गई, देखिए ये जो आपकी पूरी क्या है बीच में मीडिया स्टर्नम स्पेस की हमने बात करी थी, मध्य स्टर्नम जो ओरोस्थी का भाग था उसके बारे में हमने चर्चा करी थी जब हमने संरचना के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो बीच में क्या है, आपकी स्टर्नम है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरोस्थी बोलते हैं। तो बीच में क्या है, आपकी ओरोस्थी उपस्थित अधर सतह में यहां पर। ठीक, और उसी के साथ साथ क्या है, पसलियां हैं। तो हम अधर सतह में क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या उपस्थित है, उरोस्थी। ठीक है, तथा पसलियां। आई बात समझ में। चलिए अब हमारी कौन सी सतह बचती है, हमारी अगली बचती है हमारी पार्श्व सतह। कौन सी सतह बचती है बच्चों, पार्श्व सतह। पार्श्व सतह में क्या है, पार्श्व मतलब हमारी ये लेटरल साइड। ठीक है, दोनों तरफ की ये पार्श्व सतह। मैं इस तरफ घूम जाता हूं, देखिए ये जो सतह दिखाई दे रही है हमारी, इस सतह को हम क्या बोलेंगे, ये सतह हमारी कहलाएगी पार्श्व सतह। ठीक है, तो पार्श्व सतह में क्या उपस्थित है, हमारी पसलियां उपस्थित हैं। तो हम यहां क्या लिख देंगे, पसलियां। आई बात समझ में। देखिए अब समझिए आप ढंग से, ये हमारा जो सामने का भाग है, चेस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, छाती का भाग, ये तो होता है हमारा वेंट्रल साइड। ठीक है, और पीछे का जो रीजन होता है ये हमारा होता है डोर्सल साइड। ठीक है, तो तभी तो क्या बोलते हैं हम इसको, डोर्सो वेंट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक, आगे से पीछे की तरफ है तो ये पीछे वाला तो हमारा क्या होगा, डोर्सल, और आगे वाला वेंट्रल। अब अगर कोई भी मान लीजिए जानवर है 4 पैरों वाला, ठीक है, तो उसका जो डोर्सल साइड होगा वो कौन सा होगा, उसके पीठ की सतह। ठीक है, और वेंट्रल कौन सा होगा, उसके आगे की सतह, जो क्या है, नीचे की तरफ कैसी होती है, बिल्कुल लटकी हुई हमें दिखाई देती है। अगर हम हमारे हाथों को हम नीचे रख के ऐसे खड़े हो जाएं तो हमारा जो वेंट्रल साइड होगा वो कौन सा होगा, क्या बैक साइड वाला होगा, नहीं, हमारा जो वेंट्रल साइड होगा वो हमारे छाती का यानी कि चेस्ट के रीजन सामने वाला भाग होगा। ठीक, और जो डोर्सल साइड होगा वो कौन सा होगा, हमारा पीठ का भाग होगा। ठीक है, वर्टिबल कॉलम वाला जो भाग है हमारा कशेरुक दंड वाला, यह भाग हमारा कौन सा कहलाएगा, डोर्सल भाग कहलाएगा। ठीक है, तो वेंट्रल में और डोर्सल में आपको कभी भी किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, वेंट्रल भाग यानी कि अग्रभाग की बात कर रहे हैं हम, अग्रभाग हमारा वेंट्रल साइड हो गया, डोर्सल हमारा पश्च भाग हो गया। ठीक है ना, क्लियर है यहां पे, तो डोर्सल और वेंट्रल। चलिए अब देखिए यहां से क्या है,
जो रिप्स हैं, है ना, पसलियां जो हैं वो कहां से हैं, यहां से दोनों तरफ से जुड़ के पीछे कहां जुड़ रही है, हमारे कशेरुक दंड पे, यानी कि हमारी वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड है। ठीक, एक तरह से क्या हो गया, एक पिंजरा बन गया है, जिसको हमने क्या बोला, जिसे हमने थोरेसिक केज अर्थात वक्षीय गुहा बोला। इस वक्षीय गुहा में क्या उपस्थित है, हमारे दो लंग्स, दो फेफड़े उपस्थित हैं। इसी में है, वक्षीय गुहा के अंदर हमारे फेफड़े उपस्थित होते हैं। और ये वक्षीय गुहा क्या करती है, इसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है। आई बात समझ में? चलिए, तो अग्र सतह कौन सी हो गई हमारी, क्लेविकल या ग्रीवा। ये जो क्लेविकल बोन होती है ना, जिन लोगों के अंदर ये क्लेविकल बोन, इसको हम कहते हैं कि सुंदर बोन के नाम से भी जानते हैं। सुंदर बोन से मतलब कि जिनकी क्लेविकल दिखाई देती है वो दिखने में बेहद आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ महिलाएं होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि बड़ा देखा जाता है कि उन्हें जो क्लेविकल बोन होती है जिसमें दिखाई देती है वो सुंदर होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी अपनी चेक कर लीजिएगा कि आपको भी अपनी क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है, मेरी तो दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, पश्च सतह पर क्या है, डायफ्राम उपस्थित है, और पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड व पसलियां हैं। अधर सतह पर उरोस्थी व पसलियां उपस्थित। वो पार्श्व सतह क्या है, ये है हमारी पार्श्व सतह। यहां पर क्या है, पसलियां हैं, क्योंकि पसलियां क्या है, आगे से लेकर पीछे तक जुड़ी हुई हैं और पूरा एक क्या बनाई है, एक वक्षीय गुहा का निर्माण कर रही हैं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अब हम यहां पर चर्चा करेंगे हमारे डायफ्राम की। किसकी, डायफ्राम के बारे में। चलिए, इससे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारा शरीर का भाग होता है वो दो भागों में, हमारा शरीर, यहां पर हम पॉइंट लेके लिख लेते हैं कि हमारा दो भागों में विभाजित है। ठीक है, जो चेस्ट वाला रीजन है वो पहला है ऊपर का भाग, यानी कि डायफ्राम से ऊपर का जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, वो है हमारी वक्ष गुहा। ठीक है, सेकंड है हमारा नीचे का भाग, ठीक है, डायफ्राम से नीचे का भाग क्या कहलाएगा, हमारा उदर भाग या उदर गुहा। ठीक है, डायफ्राम से ऊपर का रीजन कहला रहा है हमारा वक्ष गुहा, डायफ्राम से नीचे का रीजन क्या कहलाएगा, हमारा उदर गुहा। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, डायफ्राम के बारे में। तो देखिए, डायफ्राम, ठीक, अब देखिए डायफ्राम क्या है। डायफ्राम एक प्रकार का एक मस्कुलर सेप्टम है। मस्कुलर सेप्टम का मतलब क्या है, एक प्रकार के कहते हैं कि मसल से बनी हुई खांच है। क्या है, मसल से बनी हुई खांच है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, मस्कुलर सेप्टम कहा। और ये मस्कुलर सेप्टम क्या कार्य कर रहा है, यह मस्कुलर सेप्टम जो है ये क्या कर रहा है कि आधारीय भाग बनाए हुए हैं। हमने चर्चा करी थी डायग्राम के अंदर कि किस तरह से होता है यह, हम कहते हैं कि कैसा डोम शेप था, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखे हुए थे, हमारे लंग्स, इस तरह से। ठीक है, क्या थे, इस आधारीय भाग पे हमारे लंग्स रखे हुए ना, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, ये तो डायफ्राम है। कैसा है ये, डोम शेप है। डोम का मतलब जैसे आपने मटके का पैना देखा है नीचे का, कैसा रहता है, यूं लहरदार रहता है ना, उस तरह से। तो ये कैसा है, उल्टा मटका कर दिया हमने। क्या करा, मटके को हमने उल्टा कर दिया, तो ये कैसा हो गया, इसका डोम शेप हो गया, गुंबद नुमा कह लीजिए आप, डोम शेप कह लीजिए, जैसे भी आप समझना चाहें। ठीक है, तो इस पे क्या रखे हुए हैं, हमारे ये लंग्स रखे हुए हैं। ये क्या है, हमारे दो जोड़ी लंग्स हैं, फेफड़े। अरे भाई आ रही है ना बात समझ में, हाँ तो बोलो बच्चों। ठीक है, तो क्या है, ये दो जोड़ी फेफड़े रखे हुए हैं, आधारीय भाग क्या है,
ये हमारा डायफ्राम है, जो कैसा है, एक तरह का मस्कुलर सेप्टम है। आई बात समझ में? चलिए, ये चित्र सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? डायफ्राम यह एक प्रकार का मांसल पट्ट है। कैसा है? मांसल पट्ट है, तथा इसमें यह आर्य पेशियों के साथ होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है आर्य पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, तो इसमें क्या है? आर्य पेशियां पाई जाती हैं, एक प्रकार का क्या है? मांसल पट्ट है। ठीक, चलिए अगली हम इसमें चर्चा करें तो इसके भीतर अब ये क्या कर रहा है? दो भागों को विभाजित कर रहा है, यानी कि हमारी वक्ष गुहा को और उदर गुहा को ये विभाजित कर रहा है। इसका आकार कैसा है? ये डोम शेप होता है। यह डायफ्राम कैसा है? गुंबदाकार, गुंबदाकार आकृति का होता है। ठीक है, इसमें क्या है? आर्य पेशियां उपस्थित है, और ये कैसा है? ये जो डायफ्राम है ये गुंबदाकार आकृति का होता है। ठीक, चलिए आ गई बात समझ में? अब यह हमारी वक्षीय गुहा को दो भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से में? वक्ष गुहा व उदर गुहा में। ठीक है, उदर गुहा मतलब आपका एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, और वक्ष गुहा क्या है? आपका थोरेसिक वाला रीजन। ठीक है, तो थोरेसिक और एब्डोमिन हो गया, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर थोरेसिक, और ये हो गया एब्डोमेन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे हम चर्चा करते हैं डायफ्राम के ही और आगे के भाग के बारे में, इसमें किस प्रकार की जो पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां आपने देख लिया। चलिए, तो हमारा शरीर क्या है? दो भागों में विभाजित है। इससे आप एक काम कीजिए, इससे आप शरीर दो भागों में नहीं, इसे आप लिखिए बॉडी कैविटी। इसे आप नोटिस कीजिए, हमारी देह गुहा, यानी कि बॉडी कैविटी दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है ना? ऊपरी भाग तो है हमारा वक्ष गुहा, थोरेसिक और उदर गुहा में, और यहां पर आप इसको वक्षीय को भी आप देह गुहा करिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारी देह गुहा को दो भागों में ये विभाजित करती है। ठीक है, वक्ष गुहा व उदर गुहा। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? अब हम चर्चा करते हैं हमारे मसल्स के बारे में, कि कौन कौन सी जो पेशियां हैं वो इसमें कार्य करती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे डायफ्राम में क्या है? आर्य पेशियां उपस्थित होती हैं। ये जो आर्य पेशियां होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम रेडियल मसल या फ्रेनिक मसल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेडियल मसल या फ्रेनिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर कि डायफ्राम में
पाए जाने वाली पेशियां, पेशियों को रेडियल मसल या फिर फ्रेनिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब डायफ्राम में पाने वाले जो रेडियल मसल्स हैं, ये जो फ्रेनिक मसल या अरीय पेशियां हैं, जब इनमें संकुचन होता है, यानी कि क्या, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो हमारा डायफ्राम है वो कैसा है, जो गुंबदाकार आकृति का है, वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल सपाट। कहने का मतलब फ्लैट हो जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन्हीं अरीय पेशियों में संकुचन के कारण, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के कारण यह गुंबदाकार डायफ्राम का आयतन व आकार क्या होता है, बदल जाता है। कैसा, यह गुंबदाकार आकृति से कैसी आकृति का हो जाता है, सपाट, सपाट, या इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अरीय पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जो डायफ्राम है ये हमें किस में सहायता कर रहा है, देखिए ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि अंतःश्वसन और बहिःश्वसन दोनों के अंदर ये काम करता है। ठीक है, जो नॉर्मल या हम जो डे टू डे लाइफ के अंदर प्रतिदिन जो हम क्रिया करते हैं श्वसन को लेने की और श्वसन को की क्रिया को करने के लिए, यानी कि हम बाहर हवा को अंदर लेते हैं और बाहर वापस हवा छोड़ते हैं, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो आपके डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं, जो पेशियाँ होती हैं, ये भी आपको सहायता करती हैं। ठीक है, तो इसी में हम बात आगे किसकी करेंगे कि देखिए इसमें जो हम कहते हैं कि जो आयतन बढ़ रहा है वो अग्र पश्च भाग में बढ़ता है। हम यह भी लिख सकते हैं, क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, यह अग्र पश्च भाग में बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मसल्स पाई जाती हैं, कौन सी, सबसे पहले हम बात करें किसकी, अंतरापरशुक पेशी की, यानी कि इंटरकॉस्टल मसल, यानी कि दो मसल्स के बीच में कैसा इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि दो कोस्टल, ये कोस्टा शब्द जो है ये किससे मिलकर बना है, ये कोस्टा शब्द का मतलब है मध्य का अवकाश, बीच का, इंटरकॉस्टल मसल यानी कि दो मसल्स के बीच में पाया जाने वाला भाग, स्थान। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि इसमें यहां पे पाई जाती है हमारी इंटर कॉस्टल मसल्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरा परशुक पेशियां। ठीक है, ये अंतरा परशुक पेशियां क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि दो मसल्स के बीच में पाया जाने वाला जो स्पेस है, जो रिक्त स्थान है, जो भाग है, उसे हमने क्या बोला, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, कॉस्टल शब्द का मतलब क्या है, मध्य का स्थान। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, दो पसलियों के बीच में
ठीक है, तो ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ उपस्थित है? पसलियों के बीच में, पसलियों में उपस्थित है। तो दो पसलियों के मध्य में, दो पसलियों के मध्य में पाए जाने वाला अवकाश ठीक, दो पसलियों के मध्य में पाए जाने वाला अवकाश क्या कहलाएगा? अंतरा परशुक अवकाश, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल स्पेस। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा इंटर कोस्टल स्पेस, यानी कि अंतरा परशुक अवकाश। ठीक है, इसी के बीच में क्या है? दो तरह की और जो होती है ना पेशियां, वो उपस्थित होती हैं दो पसलियों के मध्य में। एक तो हमारी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, ठीक है, और एक होती है हमारी आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। तो दो प्रकार की पेशियां होती हैं इनके अंदर भी। पहली कौन सी है? पहली हम बात करते हैं किस किस की। दो प्रकार की होती हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम आईसीएम, आईआईसीएम, ठीक है। इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक। दूसरी होती है, ये आपको विजिबल है? चलिए, EICM, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो दो तरह की पेशियां यहां उपस्थित है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने क्या देख लिया? हमने डायफ्राम में पेशियां देख ली, रेडियल मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल है। इनमें क्या है, जब संकुचन होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कैसे हो जाती हैं? फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह साथ साथ में जो इसमें हेल्प करती हैं वो कौन सी है? डायफ्राम की मसल के साथ में हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, है ना, यानी कि जो अंतरापरशुक पेशियां, ये कहाँ उपस्थित है? ये जो हमारी दो रिब्स हैं यानी कि जो पसलियां हैं उनके मध्य में पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? दो तरह की, आईआईसीएम और EICM, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो इनके मध्य का स्थित अवकाश है, जो स्पेस है, इसको हमने क्या बोला? अंतरापरशुक अवकाश बोला इसको हमने, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस बोला। इसमें दो तरह की पेशियां उपस्थित है, आईआईसीएम यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां व आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। आ गई बात समझ में? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? इसके बाद साथ ही हम चर्चा करेंगे हमारे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से जो रिप्स होती हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आप नोट डाउन कीजिए। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, मैं इसे रब कर सकता हूं। चलिए, तो इस वाले भाग को मैं मिटा देता हूं। चलिए बच्चों, अब देखिए, एक डायग्राम की हेल्प से इस चीज को हम समझते हैं कि सपोज आप ये मान लीजिए कि यह है आपकी स्टर्नम, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपकी क्या है? बीच की स्टर्नम है। चलिए, उरोस्थी जिसे हम कहते हैं, ठीक। अब इसी के साथ साथ ये हमारी पसलियां मान लीजिए, ठीक है ना। ठीक, ये क्या है? हमारी पसलियां हैं,
अब देखिए, दोनों पसलियों के मध्य का जो भाग था, ये तो क्या है, ये तो हम कह सकते हैं इसको, ये है हमारी स्टर्नम। ठीक है, समझिएगा धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक। ये तो हमारी स्टर्नम हो गई। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, वरना आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका स्टर्नम हो गया। साथ ही में अब देखिए, ये जो बीच का स्पेस है, ये तो क्या है, ये तो हमारी क्या हो गई, पसलियां हो गई, रिब्स। ठीक है, पसलियां दोनों तरफ है, ये भी क्या है, हमारी रिब्स है। ठीक, ये क्या है, हमारी जो दो पसलियों के मध्य में जो स्पेस है, इसको हमने क्या बोला, अंतरापर्शुक स्थल या अंतरापर्शुक अवकाश। ठीक है, तो ये जो स्पेस कहलाएगा, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अंतरापर्शुक अवकाश, ये जो आपको अवकाश दिखाई दे रहा है, इसके बीच में क्या है, दो प्रकार की मसल्स पाई जा रही हैं, पेशियां पाई जा रही है। कौन कौन सी, वो है हमारी, पहली तो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखिए, जैसा कि हमें शब्द से पता पड़ रहा है, ठीक, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं कि दो प्रकार की हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगी वो किस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे क्या होगी, पतली, कुछ इस तरह से जुड़े हुए भाग के अंदर आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये अंदर की तरफ से आ रही है। ठीक, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अंतरा परशुक पेशी है, आंतरिक अंतरा, तो ये आंतरिक सतह से आ रही है। ठीक है, दूसरी है हमारी एक्सटर्नल, ये, ठीक है, ये क्या है, इस तरह जुड़ी हुई है, और ये क्या है, ये इस तरफ से जुड़ी हुई है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये तो हमारी कौन सी हो गई, इसे तो हमने बोल दिया IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और इसे हमने बोल दिया EICM, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये तो आगे से की तरफ से, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि दोनों तरफ से, आंतरिक व बाह्य, पीछे से भी क्या कर रही है, इसको कवर कर रही है, इसको मतलब पीछे से जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों पसलियों में क्या है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, वो कैसे हैं, आगे की तरफ से पीछे तरफ से बिल्कुल सटी हुई हैं, यानी कि जुड़ी हुई हैं पसलियों से। किसके द्वारा अटैच है, ये जुड़ी हुई है हमारे मसल्स के द्वारा अटैच है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें दो तरह की पेशियां हमें देखने को मिल गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल जो श्वसन कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, यानी कि IICM की जो मसल्स होती हैं, ये श्वसन को, इंस्पायरेशन को, यानी कि श्वसन को अंतर्ग्रहण कराने में ये हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, और जो हमारी EICM होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, ठीक है, ये क्या कार्य करती है, ये जो है, ये हमारे को हम कहते हैं कि फोर्सफुल जो ब्रीदिंग होती है, जो हम फोर्स के थ्रू करते हैं, के द्वारा करते हैं,
ज्यादा मात्रा के अंदर श्वसन करना या ज्यादा जोर से श्वसन की क्रिया को करना कहलाती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो ये जो EICM है ये हमारी उसमें सहायता करता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ पे दो प्रकार की पेशियों के बारे में हमने देखा, IICM और EICM। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि IICM और EICM कैसे कार्य करती है। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने डायग्राम को? चलिए अब देखिए क्या है जो EICM है, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम यहां लिख सकते हैं EICM किस में सहायता कर रहा है? हमारी इंस्पायरेशन में। किस में सहायता कर रहा है? इंस्पायरेशन में। तो होता क्या है कि जब EICM के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पसलियां हैं और जो हमारी उरोस्थी है, ठीक है ना, वो क्या होती हैं, मतलब अपवार्ड और आउटवार्ड यानी कि बाहर की तरफ क्या होती है, विस्थापित होती हैं। देखिए किस तरह से, जैसे हमने इंस्पायरेशन किया, सांस भरी, क्या हुआ, मेरी जो चेस्ट कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी, इसमें इसके आयतन में क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, देखिए वापस ध्यान से देखिएगा, फील कीजिएगा आप। मैं हाथ रखता हूं अपनी चेस्ट कैविटी पे और फिर मैं सांस को अंदर लेता हूं, यानी कि मैं इंस्पायरेशन की क्रिया कर रहा हूं, अंतःश्वसन की क्रिया कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, देखिएगा क्या हुआ, मैंने जैसे ही सांस को अंदर लिया तो मेरी जो चेस्ट कैविटी है इसमें क्या हुआ, इसके आयतन में बदलाव हुआ। ये कैसे आई, ये ऊपर की तरफ उठी और बाहर की तरफ आई। कैसे गई, अपवार्ड और आउटवार्ड, यानी कि इसके आयतन में वृद्धि हुई, ये ऊपर की तरफ आकर बाहर की तरफ निकल गई। तो जो इस तरह की जो क्रिया हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है, EICM की मदद से हो रही है। तो यहां पे इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहां लिख सकते हैं कि अंतःश्वसन के दौरान, अंतःश्वसन के दौरान पसलियां व उरोस्थी, अंतःश्वसन के दौरान पसलियां व उरोस्थी बाहर की तरफ विस्थापित होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ विस्थापित हो रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि श्वसन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, वक्ष गुहा का जो आयतन है, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, और ये किस तरफ बढ़ेगा, ये पृष्ठ व अग्र, यानी कि ये पृष्ठ और अग्र भाग की तरफ जा रहा है, यानी कि अपवार्ड और आउटवार्ड जा रहा है। तो ये किस भाग में बढ़ेगा, ये पृष्ठ व अग्र भाग में बढ़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह, यहीं पर लिख देते हैं, यह पृष्ठ व अग्र भाग में बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पर क्या हुआ, हमारा इंस्पायरेशन हुआ। चलिए अब जो IICM है ये क्या कर रहा है, ये क्या मदद करेगा, देखिए जब श्वसन में हमने देखा कि पसलियां व उरोस्थियां क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये अपवार्ड के साथ में क्या होगा, डाउनवार्ड, यानी कि बाहर तो निकलेगा और नीचे की तरफ आएगा। जैसे इसमें क्या हुआ था, ऊपर की तरफ हुआ था और बाहर की तरफ आया था। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ है और ये नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से झुकेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा डाउनवार्ड और इनवार्ड, किस तरह से, भीतर की तरफ जाएगा ना। तो इसको हम बोलेंगे कि यह क्रिया के दौरान श्वसन की क्रिया यानी कि एक्सेलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्सफुल जो एक्सेलेशन होता है, बाहर निकालना हवा को, यह क्रिया के दौरान इसमें पसलियां व उरोस्थी क्या होंगी, डाउनवर्ड और इनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ
वह भीतर की तरफ या भीतर की ओर विस्थापित होंगी, विस्थापित होंगी। ठीक है, तो इस वाली क्रिया में क्या हो रहा है कि जो पसलियां हैं और जो उरोस्थी है वह नीचे की तरफ, वह भीतर की तरफ क्या हो रही है, विस्थापित हो रही हैं। तो यहां पर जो EICM है वो इंस्पायरेशन का काम कर रहा है, और जो IICM है वो एक्सपायरेशन का काम कर रहा है। यानी हम कहते हैं कि श्वसन को लेना और श्वसन को, सॉरी, हम कहते हैं यहां पे कि हवा को लेना और हवा को बाहर छोड़ना। अंतःश्वसन और बहिश्वसन दोनों की क्रिया यहां पर हो रही है। अंतःश्वसन में काम कर रही है हमारी EICM, जबकि बहिश्वसन के अंदर काम कर रही है हमारी IICM। IICM जो है वैसे तो होता क्या है कि जो हमारा फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है उसके अंदर भी ये कार्य करती है। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें इस चीज के लिए, जो योगा करते हैं हम, योगा में बाबा रामदेव जी क्या बताते हैं, योगा में बाबा रामदेव जी कहते हैं कि गहरी सांस को अंदर लीजिए और वापस से सांस को बाहर निकालिए, एक प्रेशर के साथ में, फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, तो जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है वहां पे हमारा IICM भी कार्य करता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम देखिए किसकी चर्चा करेंगे। यहां पर हमने समझ लिया कि किस तरह EICM और IICM दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसकी एक बार फुल फॉर्म भी हम लिख लेते हैं यहां पे, EICM और IICM की। पहले तो दो पसलियों के बीच का हमारा स्पेस है ICM, जिसको हमने क्या बोला, इंटरकोस्टल मसल, अंतरापरशुक पेशी। ठीक है, फिर दो पसलियों के बीच में हमने चर्चा करी, तो दो पसलियों के बीच का भाग होगा, पहला है हमारा EICM, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये हमारी हो गई बाह्य अंतरापरशुक पेशी। ठीक, दूसरी है हमारी IICM, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटर कोस्टल मसल। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक अंतरापरशुक पेशी। क्लियर है यहां तक? किसी प्रकार के कोई डाउट, कोई किसी को संदेह हो तो बताइए। आ गई समझ में? चलिए, तो यहां पर हमने EICM और IICM दोनों को देख लिया। डायग्राम से भी हमने समझ लिया कि इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, किस प्रकार से उपस्थित होती हैं। ठीक है, डायफ्राम क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर सेप्टम है, मांसल पट्ट है, इसमें अरीय पेशियां उपस्थित है। ठीक है, जो क्या कर रही हैं, अपना कार्य कर रही हैं श्वसन को कराने में। ठीक है, जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन भी करते हैं तो उस दौरान भी क्या होता है कि जो हमारे एब्डोमिनल की यानी कि हमारे उदर की मसल्स और जो डायफ्राम की मसल्स हैं ये भी क्या करती हैं, कार्य कराती हैं। आप जोर से जब सांस खींचते हैं, नॉर्मल कंडीशन की हम साधारणता की बात नहीं कर रहे हैं, जब आप जोर से सांस, गहरी सांस अंदर भीतर लेते हैं तो क्या होता है, देखिए इस तरह से करते हैं तो आपकी पूरी चेस्ट कैविटी के अंदर यानी कि आपकी वक्ष गुहा में और उदर गुहा दोनों की जो मसल्स हैं वो दोनों एक साथ काम करती है, वहाँ की पेशियां काम करती है। उसकी वजह से आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर पाते हैं, यानी कि आप इनहेलेशन जो अंतःश्वसन है वो भी आप फोर्सफुल कर पाते हैं पूरी ताकत के साथ में, और जो एक्सपायरेशन है यानी कि बहिश्वसन है वो भी आप क्या कर पाते हैं, बहिश्वसन जिसे हम कहते हैं, बहिश्वसन की क्रिया आप एक्सपायरेशन क्रिया कहलाती है। इसे भी हम फोर्सफुल यानी कि पूरी तरह से शक्ति से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे यहाँ पे संवातन की क्रियाविधि के बारे में, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, मैं इसे रब कर सकता हूं। चलिए, हम चर्चा करने वाले हैं अब संवातन की क्रियाविधि के बारे में। चलिए, संवातन की क्रियाविधि। ठीक है, संवातन शब्द से हमारा क्या मतलब है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि संवातन और श्वसन, उन दोनों के बारे में हमने अंतर में समझ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको? संवातन की क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो हो रही है उसमें दो प्रकार की क्या होती हैं? क्रियाविधि होती हैं। ठीक है ना, दो प्रकार से ये होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यह क्रिया दो प्रकार से होती हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं हमें अच्छी तरह से पता है कि एक तो होता है हमारा इंस्पायरेशन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतःश्वसन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन का मतलब यह होता है हमारा बहिश्वसन। ठीक है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक हमारा अंतःश्वसन जिसे हम इंस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा एक्सपायरेशन जिसे हम बहिश्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है? इंस्पायरेशन जो अंतःश्वसन है उसमें हम क्या करते हैं? हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी थी कि बाह्य वातावरण से हम क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं। उसमें हवा में क्या उपस्थित है? गैसें उपस्थित हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? बाह्य वातावरण से हम गैस को अंदर अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं, और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कैसी है? एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि हानिकारक गैस होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ ग्लोबली हार्मफुल सब्सटेंसेस। पूरे वातावरण में सबसे हार्मफुल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन बना के दे रहा है? ये शरीर में बन रही है किसके द्वारा? जो सेल्स के द्वारा बनती है। ठीक है, सेल्स के द्वारा ये दी जा रही है, जिसे हम क्या कर रहे हैं? वापस से आउटर एटमॉस्फेयर में, यानी कि बाहरी वातावरण के अंदर हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक, तो इंस्पायरेशन में क्या है? इंस्पायरेशन की वह क्रिया है जिसके अंदर हम श्वसन यानी कि ऑक्सीजन को भीतर ले रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? हम यहां लिख सकते हैं इंस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा को भीतर लेना। ठीक, यही हम एक्सपायरेशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त
हवा को बाहर छोड़ना। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे क्या किया हमने, इंस्पायरेशन के बारे में दिया, ऑक्सीजन युक्त हवा को भीतर ले रहे हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को हम शरीर के बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी कैसी कहलाती है? यह प्रक्रिया हमारी इसी प्रक्रिया को संवातन की क्रिया कहते हैं। संवातन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं? याद कीजिए, हमने चर्चा करी थी पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को संवातन की क्रिया कहते हैं, तथा इसे ही हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो ये पल्मोनरी शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है फेफड़े। ठीक है, और वेंटिलेशन यानी कि फेफड़ों के अंदर जो वेंटिलेशन यानी कि पल्मोनरी शब्द का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब हमारे फेफड़ों से होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो संवातन की क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? हमारे फेफड़ों के द्वारा ही हो रही है। ठीक है, हमारे फेफड़े खोखले तो नहीं है। इनमें क्या उपस्थित है? इनके अंदर एल्वियोलाई उपस्थित है, जिसको हमने क्या कहा था? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यह इसमें क्या उपस्थित है? हमारे फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई उपस्थित है, और वहीं पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का विनिमय होता है। आ गई बात समझ में? ठीक, अब किस तरह से जो है प्रोसेस होता है संवातन की क्रियाविधि का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी अगली कक्षा के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने क्या देखा? आज की कक्षा में हमने ये देखा कि किस तरह से जो है हमने वक्षीय गुहा के बारे में पढ़ा, यानी कि थोरेसिक केज के बारे में। ठीक है, उसको हमने समझा कि किस तरह से हमारी पसलियां, हमारी जो स्टर्नम है, ठीक है, और हमारी वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुकदंड है, उनसे किस तरह से पसलियां जो है जुड़ी हुई रहती हैं और एक वक्षीय गुहा का निर्माण करती हैं। ठीक, साथ ही साथ हमने देखा कि जो हमारी देह गुहा है, हमारी जो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो तो होती है हमारी वक्ष गुहा। ठीक है, और नीचे की जो होती है डायफ्राम से जो नीचे का भाग है उसे हमने क्या कहा था? उदर गुहा कहा था। डायफ्राम क्या है? एक प्रकार का मांसल पट्ट है। ठीक, जो क्या कर रहा है? हमारी बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में विभक्त कर रहा है। ठीक है, ये कैसा है? एक मांसल पट्ट है। इसमें किस प्रकार की पेशियां उपस्थित है? इसमें अरीय पेशियां उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम फ्रेंड्रिक मसल या हम इन्हें फ्रेंड्रिक मसल भी कहते हैं या रेडियल मसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसी में क्या होता है? जो हमारी पसलियां हैं, हमारी पसलियों में के बीच में कौन होती है? इंटरकोस्टल मसल्स होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतरापश्चुक पेशियां। ठीक है, ये अंतरापश्चुक पेशियां भी दो प्रकार की हैं, है ना? दो पसलियों के मध्य के बीच में उपस्थित है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है ना? तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये भी कैसी हैं? दो प्रकार की हैं। इनके बीच जो पसलियों के मध्य का जो भाग था उसे हमने कहा था अंतरापश्चुक भाग, जो कहा था हमने, खाली रिक्त स्थान था। इसमें दो पेशियां हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। फिर हमने किसके बारे में देखा? हमने देखा कि जो EICM है वो किस में सहायता कर रहा है? हमारी सहायता कर रहा है वो इंस्पायरेशन में, यानी कि श्वसन की क्रिया को कराने में। ठीक, और साथ में जो IICM है वो हमारी करा रहा है एक्सपायरेशन कराने में, वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराने में। इस तरह से ये मदद करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो संवादन की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से दो भागों में विभाजित होती है, एक हमारा इंस्पायरेशन, दूसरा हमारा एक्सपायरेशन। ठीक है, और अब ये क्रिया किस तरह से ये हम पढ़ेंगे अगले अध्याय के, अगली हमारी अध्याय नहीं अगली कक्षा के अंदर। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।